नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। अरुणाचल में 33 विधायकों ने चुना कालिखो पुल को नया नेता। मुख्यमंत्री नबाम तुकी की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से दखल की मांग। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक लगाई सदन की कार्रवाई पर रोक। डीडीसीए घोटाले पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का जवाब। अधिकारी को बचाने के लिए केजरीवाल ने लगाया झूठा आरोप। आम आदमी पार्टी ने की वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग। पश्चिम बंगाल के मालदा में 10 घंटे में 7 नवजात की मौत। परिवार वालों का अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। छात्रों के बीच पहुंचे गूगल के सीईओ। छात्रों को दिया सफलता का मंत्र। कहा बड़े बदलाव के मुहाने पर भारत। 9 साल बाद अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने की ब्याज दरों में बढ़ोतरी। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में तेजी। सरकार ने कहा नहीं होगा अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर। और आइए देखते हैं पहली खबर। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल विधानसभा की कार्यवाही पर 2 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 2 दिन के अंदर लिए गए सभी निर्णयों को भी रोक दिया है। इससे पहले विधानसभा की बैठक में तुकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर कालिखो पुल को नया मुख्यमंत्री चुना गया था। विधानसभा परिसर की बजाय अरुणाचल में लगातार दूसरे दिन विधानसभा की बैठक ईटानगर के एक होटल में हुई। नाटकीय अंदाज में मौजूदा मुख्यमंत्री नबाम तुकी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इसे बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों ने पेश किया। बाद में कांग्रेस की मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। इससे आगे बढ़ते हुए 33 विधायकों ने कांग्रेस के बागी विधायक कालिखो पुल को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुन लिया। इनमें कांग्रेस के 20 बागी विधायक, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इस पूरी प्रक्रिया का नबाम तुकी और उनके 26 विधायकों ने बहिष्कार किया। तुकी ने पूरी प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। तुकी ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 174 के मुताबिक राज्यपाल सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं। इसके विपरीत राज्यपाल ने खुद ही सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया, जो कि असंवैधानिक है। इससे पहले बुधवार को विधानसभा परिसर सील होने के बाद सदन की बैठक सामुदायिक भवन में हुई थी। इसमें मौजूदा स्पीकर नबाम रेबिया को हटाने से जुड़े प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। पारित प्रस्ताव पर 33 विधायकों ने हस्ताक्षर किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर इस मसले को लेकर संसद में भी अवरोध दिखा और अरुणाचल का मुद्दा ही छाया रहा। राज्यसभा में कांग्रेस ने राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर पर संविधान की हत्या का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन उपसभापति ने इसे खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि इस पर फैसला सभापति करेंगे। लगातार तीसरे दिन राज्यसभा में अरुणाचल में चल रहे राजनीतिक उठापटक को लेकर गतिरोध रहा। कांग्रेस ने नियम 167 के तहत अरुणाचल के राज्यपाल जेपी राजखोआ के कामकाज पर चर्चा की मांग की। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विधानसभा भवन के बाहर सदन की कार्यवाही चलाने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। ये खतरे की घंटी एक स्टेट के लिए नहीं है, सभी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है कि विधानसभा अब किसी प्राइवेट घर में भी हो सकती है और उस प्राइवेट घर में डिप्टी स्पीकर को हटा सकता है। कांग्रेस को लेफ्ट और जेडीयू का पुरजोर समर्थन मिला। जेडीयू सांसद शरद यादव ने राज्यपाल पर अरुणाचल में संवैधानिक संकट पैदा करने का आरोप लगाया। What is happening is absolutely anti-democratic. That is something we have to give our opinion that we cannot accept it. कि एक चुनी हुई सरकार को एक गवर्नर बैठ करके, और गवर्नर कौन है? सरकार को जो है वो इस पे इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में तत्काल आपको कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसी विधानसभा के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती है। असेंबलीज की एक्टिविटीज पर किसी भी रूप में हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते। विपक्ष की तत्काल चर्चा की मांग को खारिज करते हुए
उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस मसले पर सभापति फैसला करेंगे। This is a substantive motion to discuss the conduct of the governor, and this is being examined by the honorable chairman, and the chairman will take a decision whether it to be discussed or not. इस मसले पर प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। House is adjourned till 2 p.m. दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी इस मसले पर गतिरोध बरकरार रहा। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। House is adjourned up to 3 p.m. 3 बजे कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने अरुणाचल में हो रही हलचल के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गतिरोध रुकता न देख उपसभापति ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। House stands adjourned till 11 a.m. on Friday, the 18th December 2015. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त इस पूरे मसले पर तकनीकी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष कश्यप साहब, जो कि संविधान में विशेषज्ञ हैं और इससे पहले लोकसभा में वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। सुभाष जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि जो बड़े सवाल उठ रहे हैं तकनीकी तौर पर संवैधानिक लिहाज से, गवर्नर का किसी सत्र को बुलाना, विधानसभा से बाहर कार्रवाई को अंजाम देना और स्पीकर को हटाने का फैसला लेना, एक नए मुख्यमंत्री का चुनना, कितना संवैधानिक या फिर कितना गैर संवैधानिक, क्या कुछ कहता है संविधान? देखिए, जो बहस चल रही है वो बहुत कुछ दलगत राजनीति और सत्ता संघर्ष से संबंधित है। जहाँ तक संसदीय परंपराओं का और संविधान का प्रश्न है, पहली बात ये है कि सदन का सत्र राज्यपाल बुलाते हैं, लेकिन वो प्राय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर बुलाते हैं जी। ये प्रोसीजर रहा है, ऐसी परंपरा ट्रेडिशन है। लेकिन संविधान में स्पष्ट प्रावधान ये है कि सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास है और राज्यपाल अपने डिस्क्रिशन में, अपने विवेक में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो ये तय करना कि वो मामला उनके विवेक में आता है या नहीं आता, इसका निर्णायक भी राज्यपाल ही हैं। संविधान में स्पष्ट कहा गया है और ये भी कहा गया है कि इस ग्राउंड पर राज्यपाल को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि उन्होंने किसी मामले में अपने विवेक में निर्णय लिया। तो संविधान के अनुसार, जो संविधान के शब्दों में वर्णित है, उसके अनुसार राज्यपाल को ये अधिकार है। दूसरी बात, जो मूल तत्व की बात है, वो ये है कि संसदीय व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद है उसको अपनी शक्ति मिलती है सदन से, सदन के बहुमत से। अगर सदन का बहुमत सरकार के विरुद्ध हो जाए तो उस सरकार को जाना होता है। अब अगर राज्यपाल को ये विश्वास हो जाता है कि सदन का बहुमत तत्कालीन सरकार के साथ नहीं है, तो राज्यपाल को ये अधिकार है और ये उसका कर्तव्य भी है कि वो ये देखे कि सदन का बहुमत प्राप्त है या नहीं है। और बोमई जजमेंट के अनुसार भी ये निर्णय कि बहुमत प्राप्त है सरकार को या नहीं है, ये सदन के अंदर लिया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सदन की बैठक बुलाकर सदन के अंदर ये निर्णय कराना चाहते थे और सदन में अगर बहुमत का समर्थन सरकार के पास नहीं है तो उस सरकार को जाना चाहिए। प्रोसीजर अपार्ट तत्व की बात ये है जी। और सुभाष जी, अब जैसे इस पूरे मसले पर कोर्ट ने जो रोक लगा दी, यानी कि 2 फरवरी तक जो तमाम निर्णय या फैसले हैं उन पर भी रोक लगा दी है, अब जो संवैधानिक स्थिति है, यानी कि सत्र जो आउट होना था वो भी डिले हो सकता है, यानी कि उस पर भी एक तरीके से स्टे है, क्या होगा आगे? अब देखिए, अब तो स्थिति ये है कि मामला अदालत के विचाराधीन है, तो उस पर अब ये टिप्पणी करना कि क्या होगा, मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। नहीं, मेरा सवाल ये तो अब एक नए मुख्यमंत्री का चयन जो किया गया, पुराने मुख्यमंत्री नबम टुकी वहां पर क्योंकि अभी बने हुए हैं,
इस बीच में कोर्ट का फैसला यानी कि पिछले 2 दिन के दरमियान जो बहस बैठकें या जो फैसले हुए वो एक तरीके से उन पर पूरी तरीके से रोक है, वस्तुतः स्थिति जो है वो 2 दिन पहले की मानी जाएगी। देखिए, जो उच्च न्यायालय का फैसला आया है और जो उन्होंने रोक लगाई है वो मैंने देखा नहीं है, उसकी भाषा क्या है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर सदन को बुलाने के निर्णय पर ही रोक लगा दी गई है तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो लगता है उस सब पर रोक लग गई। क्योंकि जो विवाद शुरू हुआ सुभाष जी वो सदन बुलाने को लेकर ही हुआ और मुंबई के केस का जिसका आपने जिक्र किया, इससे पहले भी एक लंबी परंपरा रही है कि विधानसभा का सत्र वहाँ की जो कैबिनेट है उसके निवेदन या फिर उसकी संस्तुति यानी कि उसके जानकारी विमर्श के बाद ही बुलाया जाता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पहली बार किसी भी राज्य में इस तरह की मैं कहूँ कि एक परिस्थिति है वो सामने आई है। क्या कोई ऐसा प्रावधान भी है जो विशेष पावर्स या विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को या फिर गवर्नर को अधिकार देता है कि वो राज्य सरकार या वहां की कैबिनेट को बिना मैं कहूं कि सहमति या बिना उनसे विमर्श किए भी बुला सकता है? देखिए, जैसा मैंने निवेदन किया, 2 बात। पहली बात यह है कि मंत्री परिषद की जितनी भी शक्तियां हैं वो सदन से मिलती हैं, क्योंकि सदन के बहुमत का समर्थन मंत्रिपरिषद को प्राप्त है, इसलिए सदन की शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास आती हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि सदन का बहुमत मंत्रिपरिषद के साथ नहीं है तो राज्यपाल को देखना होगा कि क्या ये बात सही है। चलिए, मैं देखने के लिए राज्यपाल स्वयं निर्णय न करें जी। मैं आपके पास लौट रहा हूं। होना चाहिए सदन का। मैं एक और जानकारी जो है कि जरूरी है। सुभाष जी, कुछ देर पहले हमने बात की बीजेपी विधायक तामियो तागा से, उनका पक्ष क्या है और इस पूरे मसले पर उनकी राय क्या है, जरा सुनते हैं। तागा साहब, ये बताएं कि जो कार्रवाई ये पूरी हुई है और नया नेता नया मुख्यमंत्री का ऐलान वो भी विधानसभा यानी कि उससे बाहर, शायद अपने आप इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, अरुणाचल में ये माने आउट ऑफ द असेंबली हॉल पहली बार हो रहा है और पहली बार गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है असेंबली प्रीमिसेस को सील किया है, किसी को आने नहीं दिया है। तागा साहब, लंबे समय से राजनीति में है, लेकिन ये पहली बार है कि जब गवर्नर किसी विधानसभा के सत्र को बुला रहे हैं और वहां पर आप लोग उससे बाहर बैठक कर वहां पर एक नया नेता एक नया मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है। क्या ये कहा जाए जो कांग्रेस के आरोप हैं कि आप लोग खुले तौर पर वहां पर पार्टियों को तोड़कर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि जो बनने वाला है वो भी तो कांग्रेस से बन रहा है, कांग्रेस का ही स्प्लिंटर ग्रुप है। हम लोग इसमें तो हम लोग तो पहले से कांग्रेस ये अगेंस्ट है। कांग्रेस पार्टी जो नाबम तुकी का मिस रूल मिस गवर्नमेंट से हम लोग तो पहले से अगेंस्ट है। जो नया नेता कांग्रेस में निकला है उसको तो हम लोग सपोर्ट देगा ही नेचुरली, हम लोग से सपोर्ट मांगा है। और इस वक्त हमारे साथ नबाम रेबिया हैं जो कि स्पीकर हैं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा से, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नबाम रेबिया साहब, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो तमाम बैठकें पिछले 2 दिन में हुई हैं और जो फैसले उसके बाद कोर्ट का फैसला, क्या है इस वक्त तकनीकी वस्तुस्थिति यानी कि करंट पोजीशन की मैं बात करूं, क्या माना जाएगा? पोजीशन तो ये है कि द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज स्टेड ऑल द ऑर्डर्स इशूड बाय हिज the governor of Arunachal, and which we have already in my hello जी मैं सुन रहा हूं, बताइए आप। In my capacity as speaker also I have declared the decision of the governor to prepone the assembly as unconstitutional, illegal and unprecedented,
and this has been accordingly, endorsed by the High Court also. अभी कोई पोजीशन नहीं है. Whatever issue done now, the assembly will be as usual, summoned by His Excellency. It will commence on 14th of January. 2 फरवरी तक की जो रोक है नवाब साहब, यानी कि अब विधानसभा का सत्र कोर्ट के फर्दर आदेश इंस्ट्रक्शंस के बाद ही होगा या उससे पहले भी हो सकता है? नहीं, हमने जो ऑलरेडी समन्स इश्यू किया है, अभी ऑनरेबल कोर्ट अगर इस बीच में कोई भी आदेश देंगे तो विल गो बाय द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट. ओके, बट एज ऑफ नाउ जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर ये है, द असेंबली सेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश वुड बी समन्ड ऑन 14th of January. ओके, वो कोई कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है, वही है. एंड दैट वाज द ऑर्डर इश्यूड बाय हिम, एंड इन बिटवीन इन्होंने प्रीपोन करके जो जितने भी ऑर्डर इशू किया, एंड मेरा जो डिप्टी स्पीकर हुई इज नो मोर एन एमएलए, इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के, हेलो जी, इनको ऑर्डर इशू करके कि ही विल प्रिजाइड ओवर. ओके, कैसा हो सकता है? यानी आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके लिहाज से जो पुराने फैसले हुए हैं वो एक तरीके से रद्द माने जा रहे हैं और आप लोगों की जिस पोजीशन थी यानी कि स्पीकर की वो बरकरार है, और जो आप लोगों ने नोटिस दिया था 14 जनवरी की लेकर उसको भी आप अभी भी उस पर कायम है. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका, और सुभाष कश्यप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए. ये थी हमारी पहली खबर. छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर. आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत. राज्यसभा टेलीविजन. डीडीसीए से जुड़े आम आदमी पार्टी के आरोपों पर वित्त मंत्री ने आज जवाब दिया. केंद्र सरकार और डीडीसीए ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया. उधर कांग्रेस ने जेपीसी गठन की मांग दोहराई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि डीडीसीए विवाद के जरिए असली मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने करीबी अधिकारी को बचा रहे हैं. भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं, और यही कारण है कि शायद मेरा नाम बार बार वो लेते हैं. डीडीसीए ने भी आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है. उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने कहा कि पैसे के लेन देन में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है. कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और कुछ भी छुपाना भी नहीं चाहते हैं. ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये सिविल वर्क का था, यानी सिर्फ ढांचा है. अब ढांचे में खाली स्टेडियम नहीं बन जाता है, ढांचे के अलावा फिर बहुत सारी नई चीज़ें उसके अंदर और जुड़ती हैं, और ये सब जब हम मिलाते हैं तो टोटल जो है वो 114 करोड़ रुपया बना है. इससे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सीबीआई छापेमारी करवाकर डीडीसीए जांच से जुड़ी फाइलों को खंगाला गया है. जब मुख्यमंत्री जी इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने बैठे तो उनके दफ्तर पर रेड कर दी गई, और रेड कर डीडीसीए की फाइलें की छानबीन करी गई, जिसमें तमाम तथ्य और आगे क्या कदम मुख्यमंत्री जी उठाना जाने वाले थे वो सब चीजें लिखी हुई. कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की बात दोहराई है. जेपीसी की जो मांग है कांग्रेस की वो बिल्कुल सही है. इस तरह के झूठे किस्से कहानियों के आधार पर जेपीसी नहीं बनती, जेपीसी नहीं बनेगी. इस्तीफे का सवाल पैदा नहीं होता, इस्तीफा कतई नहीं होगा. उधर सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन भी प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से पूछताछ की. अनु दीवान, राज्यसभा टीवी. पश्चिम बंगाल में मालदा में पिछले 10 घंटों में 7 नवजात शिशुओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है. बच्चों के परिजनों ने राज्य में लापरवाही का आरोप लगाया है. वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही. रोते बिलखते परिवार वाले, निढाल होती माताएं,
ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की, जो एक बार फिर नवजात शिशुओं की मौत को लेकर सुर्खियों में है। इस अस्पताल में 10 घंटे में 7 मासूम बच्चों की जान चली गई है। बच्चों के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। डेली एकदम বাচ্চাই মরছে এখানে 3-4টা করে চিকিৎসা ভালো করছে না এখান থেকে আমি বলছি কি রিটার্ন করুক ডাক্তারকে আবার নতুন নিয়ে আসবে ডাক্তার এটা কেন সরকারি হসপিটাল আছে কি ওরা मरने वाले शिशुओं की उम्र महज 1 से 28 दिन के बीच है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ज्यादातर बच्चे जन्म के वक्त कम वजन, कुपोषण और सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है। যদি আমরা সেটা যদি হয়ে থাকে এটা সঠিক কিনা সেটা আমরা ইনকোয়ারি করব যদি সঠিক যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সেটা পদক্ষেপ নেব সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেব। नवजात शिशुओं की मौत को लेकर पहले भी ये अस्पताल सुर्खियों में रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों के साथ अपने अनुभव बांटे। उन्होंने कहा कि भारत में अभी बहुत बदलाव की संभावनाएं हैं। गुरुवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने बताया कि भारत एक बड़े बदलाव के मुहाने पर है। There are probably a set of structural reasons why it hasn't fully happened yet, but those barriers are slowly going away. पिछले साल अगस्त में गूगल का सीईओ बनने के बाद पिचाई पहली बार 2 दिनों के लिए भारत आए। उन्होंने बताया कि जल्द ही भारत एंड्रॉयड यूजर्स के मामले में अमेरिका को पछाड़ देगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट के लाइव स्कोर और वीडियो अपडेट्स भी गूगल उपलब्ध कराएगा। इससे पहले बुधवार को पिचाई ने भारत के लिए कई घोषणाएं भी की थी, जिसमें अगले साल तक भारत के 100 रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने, हैदराबाद में गूगल के नए कैंपस की शुरुआत करने, गांवों तक इंटरनेट की पहुंच बनाने और 20 लाख एंड्रॉयड डेवलपर्स को ट्रेनिंग देने की बातें शामिल थीं। गूगल भारत में प्रोजेक्ट लून भी शुरू करेगा, जिसके तहत गूगल बैलून के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। पिचाई ने गूगल की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात की। We'll be able to, in a learned way, build systems which automatically learn and do things, and that is, we already do it today. सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करीब 9 वर्षों के बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस खबर का अमेरिकी बाजारों पर खासा असर दिखा, लेकिन भारत पर इसके असर को लेकर सरकार और शास्त्रियों में एक राय नहीं दिखती। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि बाजार में कारोबार ज्यादातर समय एक सीमा के भीतर रहा और ये बढ़त अंत में आई। जानकारों के मुताबिक शेयर बाजार की बढ़त से विदेशी निवेशकों के रुख का अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। इस बीच कुछ महत्वपूर्ण सूचक जैसे सोना 200 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिरा और चांदी में भी प्रति किलो करीब 350 की गिरावट देखने को मिली। हालांकि सरकार ने भारत पर कोई बड़ा असर पड़ने से इनकार किया है। Yes, the US 25 basis point increase is something that concerns the Indian economy, but we are very confident that global confidence in the Indian economy will remain robust. All the indicators point to macroeconomic indicators of India being very, very positive. Really well cushioned on the macroeconomic side, so inflation is coming down. Our fiscal deficit situation is very good. External situation is also robust. The impact on India should be relatively minimal. Yeah. सरकार के इस बयान से कई कारोबारी पूरी तरह सहमत नहीं हैं। Since the hike is only 25 basis points, so there could be a very small rally, relief rally in our stock markets. Secondly, dollar would become costlier. ब्याज दर बढ़ने से भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं से डॉलर बाहर जाने की आशंका पैदा होती है, जिसका सीधा असर रुपए की कमजोरी और आगे जाकर महंगे आयात के रूप में दिख सकता है। Although I think other factors are even more important. I think, for example, the rebalancing in China away from importing commodities is having a bigger effect on emerging markets by far. It takes time for monetary policy actions to affect future economic outcomes. जेनेट येलेन के फेड प्रमुख बनते ही अमेरिका में कड़े आर्थिक कदमों की आशंका लगाई जा रही थी। इस बीच देश के विकास दर भी अनुमान से ज्यादा रही और बेरोजगारी में गिरावट आई,
जिसने फेड को दरों में बढ़ोतरी का एक कारण दे दिया। अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हैं। मध्य पूर्वी देश आतंकी और राजनीतिक हलचलों का सामना कर रहा है। अफ्रीका से मांग की उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा। चीन ने उत्पादन के स्तर को बरकरार रखने के लिए पिछले साल नवंबर से लेकर ब्याज दरों में 6 बार कटौती की है। यूक्रेन विवाद को लेकर रूस और अमेरिका के बीच चल रहे आर्थिक छद्म युद्ध का नतीजा है कि कच्चा तेल लगातार गिरावट के रिकॉर्ड बना रहा है। कुल मिलाकर कहें तो वैश्विक मांग में कमी आई है और ये भारत और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से वापस भारत लाई गई गीता की पहचान के लिए उसकी बचपन की तस्वीर जारी की है। गीता इस साल 26 अक्टूबर को दिल्ली लाई गई थी और फिलहाल वो इंदौर की एक स्वयंसेवी संस्था की देखरेख में है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विदेशी शिक्षण संस्थानों को राज्य में अपना परिसर स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। 15 शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों और देश के 20 शीर्ष विश्वविद्यालयों को राज्य में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। रेवा क्षेत्रपाल को दिल्ली का लोकायुक्त बनाया गया है। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता विजेंद्र कुमार के बीच बैठक के बाद इस मामले पर सहमति बनी थी। रेवा क्षेत्रपाल को उपराज्यपाल नजीब जंग ने शपथ दिलाई। झारखंड के लोहरदगा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 23,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस के सुखदेव भगत ने एनडीए की उम्मीदवार नीरू भगत को मात दी। लोहरदगा में 14 दिसंबर को वोट डाले गए थे। हरियाणा पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हरियाणा में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 10 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, दूसरे दौर के लिए 17 और तीसरे दौर के लिए 24 जनवरी को मतदान होगा। आतंकियों ने श्रीनगर में एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। इस बार हमला श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में किया गया है। ये इलाका नवाकद्दल के बरेरीपोरा में आता है। हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, जबकि 2 गाड़ियां इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गईं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अलकायदा के 2 संदिग्ध मोहम्मद आसिफ और अब्दुल रहमान को 12 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वहीं स्पेशल सेल की टीम ने उत्तर प्रदेश के संभल से एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। मुंबई एयरपोर्ट पर सह पायलट की गलती से हुई टेक्नीशियन की मौत के मामले की जांच शुरू हो गई है। सह पायलट ने पुशबैक सिग्नल को गलती से इंजन शुरू करने का संकेत समझा और उसे चालू कर दिया, जिससे इंजन के करीब खड़ा कर्मचारी रवि सुब्रमण्यम इंजन में खिंचा चला गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार को होगा। 12 जनवरी से शुरू हो रहे इस दौरे में 5 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने आज स्वर्ण जयंती डीलक्स फ्लैट के कैंपस में योगा सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने सांसदों को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए साइकिलिंग करने की सलाह दी। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, राज्यसभा हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन वीपी सिंह बदनौर के अलावा अन्य दलों के सांसद भी मौजूद थे।